Good morning everyone. Welcome back our biology smart classroom. Today we are starting one of the most interesting and highest scoring chapters biotechnology and its application. इस क्लास में हम कॉन्सेप्ट को इजी लैंग्वेज, डायग्राम एंड नीट ओरिएंटेड ट्रिक के साथ समझेंगे. सो नोटबुक रेडी रखिएगा. लेट्स बिगिन. हाँ, वही साइंस जिसकी वजह से इंसुलिन बनता है, जिसकी वजह से वैक्सीन बनता है, और जहाँ तक कि फ्यूचर बेबी के जीन्स भी स्टडी किए जाते हैं, तो उसी साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी. तो बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, उसको सिंपल वे में हम समझेंगे. तो यूजिंग लिविंग थिंग्स टू मेक द यूजफुल थिंग्स फॉर द ह्यूमंस. तो मैंने क्या कहा, हमने कहा यूजिंग द लिविंग थिंग्स, या यूजिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक यूजफुल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बींग्स. तो हमने क्या जाना, यहाँ पे लिविंग बींग्स का यूज करके हमें ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं जो कि मैन काइंड के लिए, हमारे लिए अच्छे हों. तो बायोटेक्नोलॉजी वही साइंस है, हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिसके में डिमांड है, ज़रूरत है. ठीक है, और वो बनवाना किससे है, वो लिविंग बींग से बनाना है. लिविंग बींग्स कोई भी हो सकता है. तो यहाँ पर हमने एक टर्म यूज किया, दैट इज कॉल्ड लिविंग बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई प्लांट हो सकता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई एनिमल्स हो सकता है, ये कोई बैक्टीरिया हो सकता है. तो इनका यूज करके, तो इन्हीं से हमें अपना एक यूजफुल प्रोडक्ट बनवाना है. प्लांट, एनिमल्स, बैक्टीरिया, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स का यूज करके. जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी प्रोडक्ट की बात करें, हम जानते हैं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम जानते हैं कि जैसे मेडिसिन्स हो गया, हम क्या बनवाएंगे, मेडिसिन्स. जैसे कर्ड हो गया, हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी क्या है, जैसे कर्ड, दूध, चीज हो गया, एंड चीज, वैक्सीन्स. तो मतलब वही साइंस जो हमारे लिए प्रोडक्ट बना रही है, कर्ड बना रही है, वैक्सीन्स बना रही है, मेडिसिन बना रही है, वो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनेगा. तो अगर हम समझें कि बायोटेक्नोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, वन इज कॉल्ड ओल्ड बायोटेक और वन इज कॉल्ड न्यू बायोटेक. तो ये ओल्ड बायोटेक क्या है और न्यू बायोटेक क्या है जानते हैं. तो मैंने बोला वन इज द ओल्ड बायोटेक. तो ओल्ड बायोटेक क्या है एंड न्यू बायोटेक क्या है, न्यू बायोटेक. तो बायोटेक का यूज पहले से चलता आ रहा है, ऐसा नहीं है आज के टाइम में ही बायोटेक को डेवलप किया गया. कैसे, ओल्ड बायोटेक के केस में बाय यूजिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग बींग्स लाइक बैक्टीरिया. जैसे एक बैक्टीरिया है मोस्ट कॉमनली, दैट इज कॉल्ड लैक्टोबैसिलस. क्या बोला जाता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस. ये एक बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस. अब इसका यूज करते आ रहे हैं कि जो मिल्क है, तो ये मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में. किसमें, मिल्क कन्वर्टेड इनटू द कर्ड बाय यूजिंग ऑफ लैक्टोबैसिलस लैक्टिस. तो एक ओल्ड बायोटेक का टाइप हो गया, एक ओल्ड बायोटेक का एप्लीकेशन हो गया फॉर मैनकाइंड. एक मैं दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ. ये तो हमने एक कर्ड का फॉर्मेशन देखा. सेकंड हम देख रहे हैं डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हो गए. जैसे यीस्ट होता है, एक क्या होता है, यीस्ट क्या होता है, यीस्ट एक फंजाई है. यीस्ट क्या, एक फंजाई है. अब ये फंजाई क्या करता है, इस फंजाई का काम होता है कि, यीस्ट का काम होता है कि जो हमारा शुगर है, ये शुगर को कन्वर्ट कर देता है इथाइल एल्कोहल. तो इथाइल एल्कोहल प्रोडक्शन हो रहा है फंजाई की वजह से. वो कौन सा, यूनिसेलुलर फंजाई, दैट इज कॉल्ड यीस्ट. हाँ, क्या सुना आपने, यूनिसेलुलर फंजाई.
यीस्ट एक सिंगल सेल वाला फंजाई है, यूनिसेलुलर, और इसका फंक्शन है क्या करेगा, काफ़ी जगह यूज हो रहा है, जैसे एथेनॉल के प्रोडक्शन में, अल्कोहल के प्रोडक्शन में एंड बेकरी में भी। ठीक है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ ओल्ड बायोटेक। अब इस ओल्ड बायोटेक को हम मॉडिफाई करके एक न्यू बायोटेक में चेंज कर रहे हैं, किया गया। और न्यू बायोटेक में किस चीज़ का यूज होगा, यहाँ पे किया जाता है जीन मैनिपुलेशन। क्या होगा, जीन मैनिपुलेशन, जीन मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन। और ये जीन मैनिपुलेशन क्या है, जीन मैनिपुलेशन का मतलब है कि हमें जीन्स के साथ में चेंज करना है। कैसा चेंज करना है, सपोज करो हमारे पास में ह्यूमंस का जीन्स है, ठीक है, और बैक्टीरिया के पास में अपना डीएनए है। तो यहाँ पे ये बैक्टीरियल डीएनए है, और ये मैं डिफरेंट कलर से बना देता हूँ, ग्रीन कलर से, ह्यूमन डीएनए। ठीक है, ये किसका डीएनए है, ह्यूमन डीएनए। और दिस इज द बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए। तो हम जानेंगे बैक्टीरियल डीएनए और ह्यूमन डीएनए। अगर हम डीएनए की मिक्सिंग किया जाए, मिक्सिंग कैसे, हम डिफरेंट टाइप के टूल्स और टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए इन केस ऑफ द न्यू बायोटेक हम जीन मैनिपुलेशन करेंगे। कैसे, अब इस जीन में से हम डीएनए में से आइडेंटिफाई करेंगे पर्टिकुलर एक जीन्स को। मान लिया दिस जीन दैट कोड फॉर द इंसुलिन। कौन सा जीन है, ये वो जीन है जो कि इंसुलिन को कोड करेगा। अब क्या करेंगे, इस डीएनए को, इस जीन्स को, डीएनए को मिक्स करेंगे किसके साथ, बैक्टीरियल डीएनए के साथ। तो ये इस तरह से बैक्टीरियल डीएनए के साथ में इसको ऐड कर दिया जाएगा। ये मान लिया ये आ गया बैक्टीरियल डीएनए के साथ, इसके साथ में ऐड कर दिया। और जो रिजल्टिंग डीएनए है, रिजल्टिंग डीएनए क्या है, ये रिजल्टिंग डीएनए होगा हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए और आर डीएनए दे आर फॉर्म्ड बाय जीन मैनिपुलेशन। तो ये जीन मैनिपुलेशन का मतलब है चेंज इन डीएनए। जीन मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन डीएनए। तो हम लिविंग बीइंग के केस में डीएनए में चेंज कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर जीन्स जब हम बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करेंगे, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में जोड़ेंगे, तभी कुछ नया प्रोडक्ट बन पाएगा। अब क्या होगा, ये जो बैक्टीरियल डीएनए है, बैक्टीरिया है, और वो हमारा इंसुलिन बनाएगा। नोट समझ में आया, हमने क्या किया, हमने ये किया ह्यूमन डीएनए में से उस पर्टिकुलर जीन को आइडेंटिफाई किया गया जो इंसुलिन को कोड करता है। बात समझ में आई। अब इंसुलिन को कोड करने वाले जीन्स को, मान लिया कि इंसुलिन कोड करने वाला जीन था ये वाला, और इस जीन को पहले कट करेंगे डिफरेंट टाइप के टूल और टेक्निक का यूज करके, और उस जीन को हम क्या करेंगे, बैक्टीरियल डीएनए के साथ में जोड़ देंगे। अब रिजल्टेंट डीएनए जो होगा, नाउ इट इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, टारगेटेड डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी एक फ्रेश बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, एक होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। और जो होस्ट है, वो जो बैक्टीरिया है होस्ट, वो हमारा रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट बना के देगा। वो रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट क्या होगा, इंसुलिन बनाएगा। ठीक है, जैसे ओल्ड बायोटेक में कर्ड का फॉर्मेशन किया बैक्टीरिया ने, ओल्ड बायोटेक में यीस्ट ने एथेनॉल का प्रोडक्शन किया। सेम केस में यहाँ पे बता रहा हूँ, इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहे हैं हम बैक्टीरिया की हेल्प से। इंसुलिन एक प्रोटीन है, इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन हार्मोन्स है, पेप्टाइड हार्मोन्स है। तो प्रोटीन सिंथेसिस होती है हर लिविंग बीइंग के केस में। अगर जीन होगा तो बन जाएगा प्रोटीन्स। तो वही किया गया है यहाँ पे, इंसुलिन को कोड करने वाले जीन्स को पहले ट्रांसफर करेंगे एक बैक्टीरिया के अंदर, इकोलाई के अंदर, और ट्रांसफर करने के बाद में वो वहाँ से हम अपना प्रोटीन्स, अपना इंसुलिन आइसोलेट करेंगे। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है न्यू बायोटेक एंड ओल्ड बायोटेक के केस में। तो ओल्ड बायोटेक में ट्रेडिशनल नॉर्मल यूज था, न्यू बायोटेक में थोड़ा टूल और टेक्निक का यूज हो रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टूल्स हैं एंड बहुत सारी टेक्निक्स हैं। अगर इन सब का यूज करके ही यहाँ पे जीन मैनिपुलेशन होगा, और जीन अगर एक बार चेंज हो गया, चेंज इन डीएनए हो गया, और उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट भी मिलेगा। जैसा जीन वैसा प्रोडक्ट, जीन में चेंज किया गया, इंसुलिन का जीन डाल दिया गया। अब ऑर्गेनिक जो होगा इकोलाई, इंसुलिन भी बनाएगा साथ में, जो जो इसके साथ में ऐड कर दें वो प्रोडक्ट बनाएगा। इंसुलिन का कर दिया, किसी ने सोचा नहीं हम तो थायराइड का जीन डालेंगे,
थायराइड की बॉडी डिफिशियंसी रहती है, कोई दिक्कत नहीं। तो थायराइड को कोड करने वाला जीन होता है पर्टिकुलर डीएनए होता है, उस डीएनए को कट करके नहीं हम बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करेंगे, तो उससे हमारा थायराइड भी का हार्मोन भी बनेगा। तो मतलब इसी तरह से डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो ये न्यू बायोटेक जो है, बायोटेक्नोलॉजी है, कॉस्ट इफेक्टिव, काफ़ी पैसा लगता है इसमें, ऐसा सिंपल है, और टाइम भी चाहिए, पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आई थिंक नाउ यू आर गेटिंग व्हाट इज द बायोटेक्नोलॉजी। तो वही हमने सीखा, बायोटेक्नोलॉजी से लिविंग बींग्स का यूज करके यूजफुल प्रोडक्ट बनाने हैं, वो यूजफुल प्रोडक्ट जो कि ह्यूमन काइंड के लिए, ह्यूमंस के लिए, हमारे लिए अच्छे प्रोडक्ट हों, यूजफुल हों, ठीक है। तो ओल्ड बायोटेक में ये प्रोडक्ट बना रहे थे, आज के टाइम में हमने सोचा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो नेचर में ऐसे ऑर्गेनिज्म है ही नहीं जो हमारा प्रोडक्ट बना सकें, तो हम जीन मैनिपुलेशन करके हम उसमें चेंज लाएंगे, लिविंग बींग्स में एक रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिक तैयार करेंगे, और वो रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिक हमारा प्रोडक्ट बना के देगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। तो क्या एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी के डिफरेंट टाइप्स के, उन पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिक। क्या होते हैं जेनेटिक? तो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिक दे आर ऑल्सो कॉल्ड GMO। तो ये ऑर्गेनिक में यहाँ पे क्या है, तो जेनेटिक मॉडिफाई हम किसी को भी कर सकते हैं, हम किसी बैक्टीरिया को मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी प्लांट को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, और किसी एनिमल को भी कर सकते हैं, एनिमल्स को भी कर सकते हैं, किसी फंजाई को भी कर सकते हैं। तो कोई भी डिफरेंट टाइप के लिविंग बींग्स को मॉडिफाई करना है एज द पर्पज ऑफ फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट वी वांट। वो प्रोडक्ट जो हमें चाहिए, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम सबसे पहले जीन मैनिपुलेशन कराएंगे, ठीक है। जो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू क्रिएट द जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया, बैक्टीरिया को मॉडिफाई किया गया इंसुलिन का प्रोडक्शन के लिए। ऐसे कुछ प्लांट हैं, ठीक है। बैक्टीरिया में एक नाम है ई कोलाई, और ई कोलाई को मॉडिफाई किया गया फॉर इंसुलिन, इसके लिए इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए। कुछ प्लांट का प्रोडक्शन किया गया, जैसे इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, क्या कहते हैं हम, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। क्या होते हैं ये पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट? ये वही प्लांट है पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट जो कि क्या करेंगे, जो जिनके अंदर ऑलरेडी ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप कर दिए जाए कि कोई भी इंसेक्ट अगर उस प्लांट को खाएगा, उसका फ्लावर खाएगा या फ्रूट्स खाएगा, वो उस इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी ऑटोमेटिक। वो टॉक्सिक प्रोटीन को कोड करने वाले जीन्स को इस प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, वो प्रोटीन बनेगा ऑलरेडी प्लांट में, जिससे क्या होगा, प्लांट में वो टॉक्सिक प्रोटीन होगा और इंसेक्ट या पेस्ट जैसे उसको खाने के लिए आएंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे प्लांट को बोलेंगे पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। कुछ एनिमल्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं और कहेंगे एनिमल्स की क्या जरूरत थी है, तो एनिमल्स भी चाहिए। एनिमल से क्या बनवाना है भाई, एनिमल्स में बहुत सारे ऐसे एंटीबॉडी होते हैं, वैक्सीन्स होते हैं, उन सब का प्रोडक्शन एनिमल्स के केस में हो रहा है। कहाँ पर होगा, एनिमल्स के केस में, ठीक है। कुछ विटामिन हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, तो एनिमल्स के अंदर मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सबसे ज़्यादा जो मॉडिफाई करने वाला ऑर्गेनिक जो है एनिमल्स है वो होता है माइस। तो माइस में हम स्टडी करते हैं, जैसे कैंसर का स्टडी करते हैं, किसका, कैंसर का। और कैंसर सेल्स की स्टडी के लिए माइस सबसे बेस्ट माना जाता है। माइस एक एनिमल्स है, ठीक है। तो ये एक बायोटेक की वजह से हो पा रहा है, किसकी वजह से, बायोटेक की वजह से। फंजाई को मॉडिफाई किया जा रहा है डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक बनाने के लिए, एंटीबायोटिक बनाने के लिए। क्यों, मोस्टली जो एंटीबायोटिक है दे आर कम फ्रॉम फंजाई, और फंजाई से एंटीबायोटिक आएगा, तो फंजाई को मॉडिफाई करिए डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाने के लिए। चलिए, ये एक एप्लीकेशन हो जाता है GMO, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिक को किस तरह से यूज करके कुछ प्रोडक्ट बनवाए जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगर मैं सेकंड एप्लीकेशन की बात करूं तो सेकंड एप्लीकेशन यहाँ पे आता है प्रोसेस्ड फूड। क्या होता है प्रोसेस्ड फूड, तो बायोटेक की हेल्प से, ठीक है, हम क्या करेंगे, कुछ लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, किसका,
कुछ फूड का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए हम बायोटेक की हेल्प कैसे ले रहे हैं, फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। क्या बोला मैंने, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब यहाँ पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन से क्या लेना देना है, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन का मतलब है यहाँ पे हम कुछ ऐसे मशीन, ऐसे बायोरिएक्टर्स, ऐसे फर्मेंटर डिजाइन करेंगे। क्या डिजाइन करेंगे, यहाँ पे यूज होता है फर्मेंटर का, किसका, फर्मेंटर। यहाँ पे यूज होता है बायोरिएक्टर्स, बायोरिएक्टर्स। तो बायोरिएक्टर्स और फर्मेंटर एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्या है, एक तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं। और इन इंस्ट्रूमेंट की खास बात ये होती है, दे कैन कंट्रोल पीएच, दे कैन कंट्रोल टेम्परेचर। तो ये कंट्रोल सिस्टम में रखेंगे, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी लिविंग बींग्स को ग्रोथ के लिए 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, किसी लिविंग बींग की ग्रोथ के लिए 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, किसी लिविंग बींग्स के लिए 55 चाहिए, तो यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कहते हैं, ऐसी डिवाइस यहाँ पे फिट हैं जिसमें कंट्रोल किया जा सकता है पीएच और टेम्परेचर। क्योंकि मोस्टली एंजाइम जो प्रेजेंट होते हैं इन द लिविंग बॉडी, दे आर डिपेंड अपॉन द पीएच और टेम्परेचर। क्योंकि एंजाइम जो वर्क करते हैं तो बेस्ट वर्क जो होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या चाहिए होता है, अच्छी एक्टिविटी के लिए, अच्छे डेवलपमेंट के लिए और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। और मैं कह रहा हूँ ये ऑप्टिमम टेम्परेचर कहाँ से मिलेगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम मतलब स्पेसिफिक। क्या होता है, स्पेसिफिक। हर ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक पीएच होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिसमें उसकी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होती है। सपोज करो, अगर मैं कहता हूँ जैसे क्रिकेटर है, अब उनको ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए जाना है, न्यूजीलैंड खेलने के लिए जाना है, तो क्या करते हैं, उनको कुछ टाइम पहले वहाँ पे भेज दिया जाता है फॉर अडेप्टेशन पर्पज। अडेप्टेशन क्या, अडेप्टेशन इसलिए तो वहाँ पहले जाएंगे उनका बॉडी एक्लिमेटाइज होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक पर्टिकुलर पीएच टेम्परेचर थोड़ा डिफरेंट है, वो इंडिया जैसा नहीं है। अब बॉडी धीरे धीरे उस चीज़ को एडजस्ट करेगी, तो इसलिए पहले ही वहाँ पे भेज दिया जाएगा। अब पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है, जब स्पेसिफिक पीएच और ऑप्टिमम पीएच होता है तो उनकी एंजाइम्स की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा होती है। अब हम ये वाला एग्जांपल देखें तो ये क्या है, स्पेसिफिक पीएच पे एक्टिविटी ज़्यादा है, ये 0 से मान लिया कि 25 टेम्परेचर था, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या निकल के आ गया, 15 डिग्री मान लो, तो 15 पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 25 था तब भी एक्टिविटी कम थी, देखो एंजाइम्स की। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो था तब भी एक्टिविटी कम थी। सो द मोस्ट एंजाइम आर एक्टिव ऑन देयर, ऑल एंजाइम्स आर एक्टिव ऑन देयर स्पेसिफिक पीएच और स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो ये बेल शिफ्ट वाला ग्राफ वहाँ पे ऑब्जर्व होता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि एक्टिविटी अच्छी होती है लिविंग बींग्स की इस पे। तो डिफरेंट टाइप के प्रोसेस फूड को बनाने के लिए लिविंग बींग्स का यूज हो रहा है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी नॉर्मल एनवायरनमेंट में, वहाँ पे कंट्रोल पीएच नहीं था, कंट्रोल टेम्परेचर नहीं था, इसलिए हमें एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का डिजाइन बनाना पड़ा जिनको बोला जाता है फर्मेंटर। और फर्मेंटर का यूज करके हम ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, काफ़ी लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के प्रोसेस फूड का। चलिए, तो अगला हम आते हैं, अगला एप्लीकेशन, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे। तो हम कह रहे हैं थेरेपी। क्या बोल रहे हैं, थेरेपी। किस टाइप की थेरेपी, तो बायोटेक का यूज किया जा रहा है आज के टाइम में इन केस ऑफ द जीन थेरेपी। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी मतलब कोई अगर किसी पर्सन के अंदर मैं कहूँ जेनेटिक प्रॉब्लम है, किसी फैमिली में जेनेटिक इशू आ रहा है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, क्या है, कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, और इस जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम टाइप के डिजीज ट्रांसफर हो रही है, और वो फैमिली मेंबर्स वो कहते हैं भाई हमारे बच्चे में ये वाला डिजीज नहीं हो रही है, बहुत बुरी बीमारी है, जेनेटिक इशू है। मान लिया कि कोई, अब क्या होगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई है, नॉर्मल डॉक्टर में तो है नहीं, कोई डॉक्टर तो कोई मेडिसिन आज तक है ही नहीं इसका सॉल्यूशन जेनेटिक प्रॉब्लम्स का। अब आफ्टर बायोटेक, तो बायोटेक की वजह से पॉसिबल हो पाया कि जीन थेरेपी इज पॉसिबल। तो सबसे पहले जो जीन थेरेपी डेवलप की गई थी, ठीक है, ये थी एक एंजाइम की डिफिशियंसी, एडिनोसिन डी एमिनेज डिफिशियंसी। तो एक 14 ईयर ओल्ड चाइल्ड था, उसके अंदर ये थेरेपी को
एक्सपेरिमेंट करके देखा, एक एंजाइम की डिफिशियंसी होती है, उस एंजाइम को कोड करने वाले जीन को ट्रांसफर किया गया इनसाइड द पर्सन, ठीक है, उस चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर किया गया। लेकिन ये पॉसिबल तभी हो पाया एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज। कब? जब भी जीन थेरेपी करानी हो तो हमें किस कब होना होगा? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। कब? एम्ब्रियोनिक स्टेज, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में अभी नंबर ऑफ सेल्स बहुत कम है, सभी में चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तभी अगर हम एडीए की डिफिशियंसी इस वाले जीन को रिप्लेस करके एक नया जीन ट्रांसफर कर देंगे तो फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी। कौन सा आया? नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक क्या है? तो डिफरेंट टाइप के टूल एंड टेक्निक्स हैं, जैसे हम कहते हैं पीसीआर। पीसीआर एक मशीन होती है जिसको बोला जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। तो ये क्या होता है? ये क्वांटिटी को डिटेक्ट करता है। अगर किसी इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा लेस अमाउंट में क्वांटिटी है, जैसे कोविड के केस में यूज किया गया था आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर को यूज किया गया इन केस ऑफ कोविड-19। तो जब भी इन्फेक्शन हुआ किसी पर्सन के अंदर, मेरे अंदर कोई कोविड का वायरस आया, स्टार्टिंग में उसका नंबर बहुत कम है, और हम सैंपल कलेक्ट करते हैं तो सैंपल में वो डिटेक्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा कंफर्म ही नहीं है, कंफर्म नहीं कर सकते। तो लेवल ऑफ दैट इन्फेक्शन, उसका जेनेटिक मटेरियल कम है। तो पहले हम पीसीआर की हेल्प से, पीसीआर का काम होता है कि उस डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनाना। क्या करना है? मल्टीपल कॉपी बनाना है। तो पीसीआर की हेल्प से बहुत से मल्टीपल कॉपी बनाते हैं, और मल्टीपल कॉपी बनने से हम कहें क्वांटिटी डेवलप हो गई है। क्या बन चुकी है? क्वांटिटी डेवलप हो चुकी है। और इस क्वांटिटी की हेल्प से, क्वांटिटी किसने बनाया? पीसीआर ने बनाया। और जब क्वांटिटी हो चुकी है, अब हम ऑब्जर्व कर पाएंगे एक्चुअल में इन्फेक्शन है ही, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो पीसीआर एक डायग्नोस्टिक टेक्निक है, डीएनए को रेप्लिकेशन करता है, आर्टिफिशियल सिंथेसिस करता है डीएनए का, ठीक है। मतलब पीसीआर वही मशीन है, अगर मैं कहूँ लिविंग बींग्स के अंदर क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए से डीएनए बनता है। अगर इसको हम आर्टिफिशियल वे में बनाना चाहें, आउटसाइड द बॉडी बनाना चाहें, आउटसाइड द लिविंग बॉडी बनाना चाहें, तो क्या पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। किस वजह से पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मशीन दैट इज कॉल्ड पीसीआर। तो जब से पीसीआर का आविष्कार हुआ, तो पीसीआर के वजह से हम क्या करें? डीएनए रेप्लिकेशन कर सकते हैं, डीएनए से डीएनए बना सकते हैं। पीसीआर का काम होता है डीएनए से नया डीएनए बनाना। अगर हमारे पास में एक डीएनए था, उससे हमारे 2 डीएनए बन जाएंगे। तो 1 साइकिल में बहुत सारे डीएनए बन जाएंगे, बहुत सारी क्वांटिटी, ठीक है, बहुत कम लेस टाइम में। तो उसको आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अगला स्टेप है बायो रिमेंडेशन। तो ये बायो रिमेंडेशन क्या है? बायो रिमेंडेशन क्या है? ये भी टेक्निक है। अगर हमें क्या है, हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे वेस्ट है। क्या है? वेस्ट पार्टिकल है। वेस्ट हो गया, जैसे हम कहते हैं पोलोथीन वेस्ट हो गया, एक एग्जांपल पोलोथीन। अगर ये पोलोथीन वेस्ट ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, क्या बोलेंगे? दीज वेस्ट आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब ये है यहाँ पे कि ये डिग्रेड नहीं होते हैं, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है ही नहीं अभी नेचर में जो कि इसको कंट्रोल कर सके, इसको डिग्रेड कर सके, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वेस्ट होते हैं जिससे हमारे पॉल्यूशन हो रहा है, तो लिविंग बींग्स को नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल वे से कुछ हम ऐसा जीन मैनिपुलेशन करके कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म डिसाइड करें या बनाएं जिसमें क्या होगा? जिसमें पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है? वन सेकेंड। तो वेस्ट ट्रीटमेंट करेंगे, क्या करेंगे? वेस्ट का ट्रीटमेंट। और कैसे करेंगे ट्रीटमेंट? उसी पॉइंट को देखना है। तो ये क्या आर्टिफिशियल ऑर्गेनिज्म डिजाइन करना पड़ेगा। क्या है? रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म। और इस ऑर्गेनिज्म के पास में कैपेसिटी होगी, दे कैन डिग्रेड द वेस्ट, ठीक है। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में इसका एप्लीकेशन होने लगा, ठीक है।
ऐसे एक मैं एक एग्जांपल देता हूँ। वंस अपॉन ए टाइम्स ऐसा हुआ, जो ऑयल होता है, तो ऑयल ट्रांसपोर्ट हो रहा था किसी कंट्री के लिए वाया समुद्र, सी। और किसी तरह से एक ऑयल टैंक वहाँ पे लीक हो गया और ऑयल की सतह पे थोड़ा ऑयल का लेयर आ गया वाटर की सतह पर। और जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसफर होना पॉसिबल नहीं था, ऑक्सीजन अनेबल टू ट्रांसफर टू द वाटर। अब जिस वजह से वहाँ पे वाटर बॉडी में क्या हुआ, वाटर बॉडी में ऑक्सीजन का डिफिशियंसी हो गया। और जो एक्वेटिक लाइफ थी, एक्वेटिक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म थे, वो डाई आउट करना स्टार्ट हो गए, उनकी डेथ होना स्टार्ट हो गई। अब पॉइंट ये था उसको किस तरह से बचाया जाए, इस तरह से बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, समुद्र में बहुत सारा बीमारियां हो जाएंगी, सभी फिश खत्म हो जाएंगे, सब पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। और बहुत बड़ा चेंज आया। उसी टाइम पे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक डिजाइन किया स्यूडोमोनास पिटूडा। क्या नाम था? स्यूडोमोनास पिटूडा। एक बायोटेक की हेल्प से एक आर्टिफिशियल बैक्टीरिया बनाया गया जिसका नाम था स्यूडोमोनास पिटूडा। अब इसके पास वो कैपेसिटी थी, दे कैन डिग्रेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ऑयल लेयर जो होता है दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन लेयर्स, जो उसको डिग्रेड कर सकता है, उसको खा सकता है। इसको वहाँ पे छोड़ा गया, हर 20 मिनट्स में इसका रेप्लिकेशन डबल होता गया, डबल होता गया, और कुछ ही टाइम में कंप्लीट लेयर को इसने खत्म कर दिया। तो इस तरह से पूरे एक्वेटिक सिस्टम को डैमेज होने से बचा लिया गया विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है बायो रिमेडिएशंस। ठीक है, कोई भी रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म बनाएंगे और ऐसा बनाएंगे जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिग्रेड कर सके, खत्म कर सके। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस आता है वेस्ट ट्रीटमेंट। व्हाट इज द वेस्ट ट्रीटमेंट? तो बायोटेक का यूज यह भी है वेस्ट को ट्रीटमेंट करना। तो आपने देखा होगा बहुत सारी लेयर सिटीज में इस तरह से बहुत बड़े पहाड़ जैसे बना दिए जाते हैं सिटी के वेस्ट को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हो गए, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। अब उनको वहाँ पे छोड़ा जाएगा, उनके लिए खाना दिया जाएगा, नो खाब खाइए, इनकी ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होके ये इस फूड को ख़त्म कर देंगे, इस वेस्ट को रिमूव कर देंगे। वेस्ट को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। तो वेस्ट को ट्रीटमेंट करने के लिए जैसे कहते हैं प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट हो गया, वो भी एक बायोटेक का ही पार्ट है। कौन सा? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं सीवेज, सीवेज ट्रीटमेंट। अगर सीवेज को ट्रीट करके नहीं ट्रांसफ़र करेंगे किसी रिवर्स में, तो एक्वेटिक सिस्टम में बहुत बड़ा डैमेज आ जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो जितने भी डेवलप कंट्री है वहाँ पे भी बहुत सारे सीवेज बने हुए हैं, और डेवलपिंग कंट्री में बनाने के लिए बोला जा रहा है सीवेज ट्रीट करिए, गंगा को सफ़ा करिए, यमुना को सफ़ा करिए। सफ़ा कब पॉसिबल है? अगर जो सिटी का डिस्चार्ज है, सिटी का वेस्ट है, उसको हम ट्रीट करके, सीवेज को ट्रीट करके उसमें से पॉल्यूशन को हटा के उसमें ट्रांसफ़र किया जाए, तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में एक्वेटिक लाइफ सेफ रहेगी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट इज इन एग्रीकल्चर। कहाँ पे? हम एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन देखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है जीएम क्रॉप्स। व्हाट डू यू मीन बाय द जीएम क्रॉप्स? जीएम क्रॉप का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। क्या कहेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। क्या होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स? तो जीएम क्रॉप का यहाँ पे सिंपल सा मतलब, बेसिक सा टारगेट ये होता है कि हम जीन्स को मॉडिफाई करेंगे, क्रॉप्स को क्या करेंगे? वी मॉडिफाई द क्रॉप्स। किस पर्पज के लिए? हम इसकी हेल्प से ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे, ऐसे प्लांट बनाएंगे, जैसे हम कहते हैं कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। मैंने एक एग्जांपल मेंशन किया, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। क्या बोला? पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। प्लांट को मॉडिफाई किया गया है किसके लिए? पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज होती है जनरली मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसको बोलते हैं RNAi टेक्नोलॉजी। RNAi का मतलब होता है RNAi, RNA इंटरफेरेंस।
आरएनए इंटरफेरेंस। ये आरएनए इंटरफेरेंस ऐसी टेक्नोलॉजी है कि यहाँ पे डीएनए से डीएनए को रोका जाए, आरएनए से आरएनए को रोका जाता है। एक आरएनए इधर था, एक आरएनए था, उसका कॉम्प्लीमेंट्री हमने आरएनए आई बना दिया, जिससे आरएनए आरएनए हाइब्रिड बन जाएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो जाएगा, डुप्लेक्स ऑफ आरएनए बन जाएगा। अब ये क्या अनेबल, इस पर अब डुप्लेक्स आरएनए बनने की वजह से वो जो मेन एंजाइम्स था जो इसका प्रोटीन बनाता है आरएनए बन, वो इसे बाइंड नहीं कर पाएगा, जिससे प्रोटीन नहीं बनेगा। तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया गया। क्या बनाया गया? पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। ठीक है, बाय यूजिंग ऑफ द आरएनए आई टेक्नोलॉजी इन केस ऑफ द निमेटोड्स। किसमें ये टेक्नोलॉजी यूज किया गया था? एक प्लांट में जिसको बोलते हैं निमेटोड्स। निमेटोड्स को कंट्रोल करने के लिए, निमेटोड की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया विद हेल्प ऑफ बायोटेक। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। बायोटेक का क्या यूज था? बस ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था? ग्रीन रिवॉल्यूशन ये था कि अभी जो सफिशिएंट अमाउंट था फूड का, जो प्रोडक्शन का, वो इनसफिशिएंट था, उसको सफिशिएंट अमाउंट में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो मतलब जब बायोटेक का यूज हुआ तो यहाँ पे म्यूटेशन कराया, जीन में चेंज लाया गया। क्या? जीन मैनिपुलेशन कराया गया। जब जीन मैनिपुलेशन हुआ, चेंज हुआ, तो डिफरेंट टाइप की न्यू वैरायटी डेवलप की गई। क्या गया? न्यू वैरायटीज। अब न्यू वैरायटी किसके थी? ये थी राइस की, ये वैरायटी थी व्हीट की। जिससे क्या हुआ, जो हमारा प्रोडक्शन था अप्रोक्स 3 टाइम इंक्रीज हो गया। कितना हो गया? 3 टाइम। और 3 टाइम्स प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से, तो प्रोडक्शन इंक्रीज अप्रोक्स 3 टाइम्स। जैसे 3 टाइम्स प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो राइस का प्रोडक्शन बढ़ गया बहुत ज़्यादा, व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ गया। तो ये अराउंड थी 1965 के अराउंड। तो इसी पार्ट को, इसी टाइम ड्यूरेशन को बोला जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो मेन क्रॉप थी हमारी राइस और व्हीट, इन दोनों का प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया बाय यूजिंग ऑफ जीन मैनिपुलेशन। ठीक है, बाय यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी। तो ये एक एप्लीकेशन था बायोटेक्नोलॉजी की वजह से आज हम एक अच्छा ज़्यादा अमाउंट हमारे पास में पर्याप्त खाना है, वरना बंटवारा नहीं होता है इंडिया का, पाकिस्तान का। बंटवारे के पीछे रीजन यही था, भूखमरी, खाना था ही नहीं। 1947 है, याद करो, पहले बंटवारा हो चुका था। अब लेकिन 1965 में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, प्रोडक्शन को 3 टाइम तक इंक्रीज हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। आगे क्या है? नेक्स्ट एप्लीकेशन है बायोटेक का इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। व्हाट आर द इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट? यहाँ पे हम एक एग्जांपल मेंशन कर रहे हैं, दैट इज ऑफ बीटी कॉटन। बीटी कॉटन का मतलब है बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। ठीक है, तो एक आर्टिफिशियल प्लांट बनाया गया, एक रिकॉम्बिनेंट प्लांट बनाया गया, एक जीएम क्रॉप बनाया गया जिसका नाम था बीटी कॉटन। क्या नाम था? बीटी कॉटन। तो मतलब बीटी कॉटन क्या था? बीटी कॉटन ये था, एक बैक्टीरिया था, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। क्या है? एक बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। इस बैक्टीरिया के अंदर से उस जीन को आइडेंटिफाई किया गया, आइसोलेट किया गया, जो क्या बनाता है? जो बनाता है फॉर्म द टॉक्सिक प्रोटीन्स। क्या बनाता है? ये फॉर्म द टॉक्सिक प्रोटीन, टॉक्सिक प्रोटीन। अब ये टॉक्सिक प्रोटीन क्या है? ये टॉक्सिक प्रोटीन होती है जो कि 65 किलो डाल्टन की है, और ये बहुत टॉक्सिक प्रोटीन है। ठीक है, इतनी टॉक्सिक है, इससे जो वॉर्म वार्म है, क्या है? वॉर्म वार्म, बॉल वार्म, तो बॉल वार्म की डेथ हो जाएगी। किसकी? बॉल वार्म, उसको मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाएगा। तो हमारे पास में बीटी कॉटन है, उसमें जीन को इंसर्ट किया गया, बॉल वार्म है। क्या है? बॉल वार्म। ठीक है, तो बॉल वार्म क्या था? बॉल वार्म जो था एक इंसेक्ट्स है। क्या है ये? इंसेक्ट्स। और प्रॉब्लम ये थी, सब कॉटन का जो फ्रूट है, कॉटन का फ्रूट मान लिया कि कॉटन का फ्रूट है,
जैसे फ्लावर होता है उस फ्लावर के अंदर ही बॉल वर्म के एग्स होते हैं, मतलब इंसेक्ट बैठेगा वहाँ पे egg lay कर देगा। अब जैसे ये फ्लावर्स के बाद में ये फ्रूट में कन्वर्ट होगा, ऑलरेडी यहाँ पे एग थे और वो डेवलप होकर वर्म बन जाते हैं, उस बॉल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा। फार्मर्स जो हैं वो सोचेंगे हमारा क्रॉप कितना बढ़िया क्रॉप है, हमारा फ्रूट कितना अच्छा है क्रॉप्स का, कहीं से कटा नहीं जला नहीं, खूब बढ़िया गोल राउंड दिख रहा है। अल्टीमेट जब उनका प्रोडक्शन होने के बाद में उसको फ्रूट को ओपन किया जाता है, क्योंकि इस फ्रूट के अंदर होती है कॉटन। क्या होती है? कॉटन। और कॉटन के साथ में कौन बन बैठा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे इसके पास में इंसेक्ट्स भी है, और इस इंसेक्ट्स का नाम है बॉल वर्म, दोनों है। और इसका भोजन क्या होगा, क्या खाएगा? इसके पास में खाना तो है नहीं, क्योंकि दे आर पैक्ड इनसाइड द बॉल। इसको बोला जाता है बॉल वर्म। तो ये कॉटन को ही ईट करेगा। क्या करेगा? कॉटन को ईट करेगा। तो फ्रूट जो है, फ्रूट का शेप साइज सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा है बाहर से, लेकिन उसके अंदर बॉल वर्म ने कॉटन को सबको फिनिश कर दिया, सबको खा लिया, अंदर कुछ प्रोडक्शन मिलेगा ही नहीं। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम एट दैट टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो रिक्वायरमेंट थी एक न्यू टाइप की वैरायटी डेवलप करने के लिए, एक न्यू टाइप का प्लांट बनाने के लिए, तभी साइंटिस्ट ने बायोटेक का यूज करके एक प्लांट बनाया, बीटी कॉटन। तो ये एक नई वैरायटी आर्टिफिशियली बनाई गई जिसका नाम था बीटी कॉटन। अब इसके पास में ऑलरेडी वो जीन्स है, वो टॉक्सिक प्रोटीन बनाने वाला। जैसे अगर बीटी कॉटन होगा तो वहाँ पे उसमें प्लांट में ऑलरेडी वो प्रोटीन बन जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द जीन्स। और वो प्रोटीन को जैसे कोई इंसेक्ट खाएगा उसकी डेथ हो जाएगी, एक बार खाएगा डेथ हो जाएगी। तो ऐसे प्लांट को बोला गया बीटी कॉटन, जिससे कॉटन का प्रोडक्शन काफी लार्ज स्केल में इंक्रीज हुआ। कुछ होता है जब पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, क्या कह रहा हूँ, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। तो पेस्ट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि आरएनए इंटरफेरेंस। क्या होता है? आरएनए इंटरफेरेंस आई, आरएनए आई टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग ऑफ द एमआरएनए। ये क्या करेगा? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, ट्रांसलेशन के बाद में साइलेंट करेगा एमआरएनए को। मतलब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मैंने वर्ड यूज किया है यहाँ पे पोस्ट, और पोस्ट का मतलब आरएनए बन चुका है, इसका मतलब आरएनए बन चुका है डीएनए से। अब इस आरएनए से आरएनए को रोकना है, आरएनए से आरएनए को रोकना है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। जब हमने आरएनए आई का यूज किया जैसे कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाता है, ठीक है, पर्टिकुलर जीन्स का। मान लीजिए पेस्ट जीन था और पेस्ट जीन्स की वजह से इसके वजह से प्रॉब्लम थी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए हमने डाल दिया। अब इसमें क्या होगा? डुप्लेक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। तो आरएनए आरएनए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, और दिस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज कॉल्ड डुप्लेक्स, डुप्लेक्स बोलेंगे। अब आगे वो ट्रांसक्राइब नहीं होगा तो साइलेंट कर दे गया, तो पेस्ट रेजिस्टेंट जीन्स, पेस्ट का इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये वाला एक इम्पोर्टेंस हो जाता है यहाँ पे। तो गाइस हम देख रहे थे व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन केस ऑफ द मेडिसिन। तो मेडिसिन के केस में बायोटेक का क्या एप्लीकेशन है उसी की बात कर रहे हैं। तो पहला मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जेनेटिकली इंजीनियर ह्यूमन इंसुलिन। तो ह्यूमन इंसुलिन को रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की हेल्प से बनाया जा सकता है, बनाया गया है। कैसे? तो रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन का मतलब अगर हम जब भी टर्म यूज करेंगे रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन या आर इंसुलिन, तो आर इंसुलिन का मतलब होगा रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, but they are formed with the help of the biotechnology by changing in the genes, by changing in the gene manipulation। तो रिकॉम्बिनेंट टर्म से बताता है क्या? डीएनए में चेंज हुआ है। अब किसके डीएनए में चेंज हुआ? ह्यूमन इंसुलिन को बनाना है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, जैसे हमने नाम ले दिया ई कोलाई। कौन सा बैक्टीरिया है? ई कोलाई। अब इस ई कोलाई के अंदर उस जीन्स को डालना है, ह्यूमन के इंसुलिन कोडिंग जीन्स को। इसको ह्यूमंस के इंसुलिन कोडिंग जीन्स को यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये एक इंसुलिन जीन है, इंसुलिन कोडिंग जीन्स ट्रांसफर इनटू द ई कोलाई बैक्टीरिया। हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल ड्यू टू द बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक। क्या करना होगा? तो इंसुलिन जो होता है एक पेप्टाइड हार्मोन्स है, प्रोटीन का हार्मोन्स, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स। अब प्रोटीन सिंथेसिस वो ट्रांसलेशन के थ्रू होती है। तो सबसे पहले ये देखा गया। अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी, अब हमारे जो ह्यूमंस हैं
ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस हमने मान लिया एक ह्यूमंस एक यूकैरियोट है, क्या है, यूकैरियोट। और यूकैरियोटिक सेल्स का साइज ज़्यादा होता है कंपेयर टू द साइज ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। और बैक्टीरिया के सेल्स जो है प्रोकैरियोट्स हैं, ज़्यादा प्रोकैरियोट्स। और साइज ऑफ प्रोकैरियोट स्मॉल। तो पहले मेजर चैलेंज ये था कि ह्यूमंस के इतने बड़े साइज के डीएनए को, जीन्स को कैसे फिट किया जाए बैक्टीरिया के अंदर, ये मेजर चेंज था। अब ये देखा गया, जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया, इंसुलिन के स्ट्रक्चर को स्टडी किया, तो इन्होंने देखा, साइंटिस्ट ने देखा यहाँ पे जो इंसुलिन है बना होता है, ये प्रो इंसुलिन जो होता है इसमें 3 प्रोटीन होती हैं। कितनी चेन होती हैं, 3 चेन होती है। एक होती है ए चेन, एक होती है बी चेन। एक क्या है, ए चेन, दूसरी बी चेन। और इन दोनों चेन को कनेक्ट करने के लिए होता है एक पेप्टाइड होता है जिसको बोलते हैं सी पेप्टाइड या सी चेन। तो सी चेन, ए चेन और बी चेन, 3 चेन होती हैं, तो हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन। अब बायो यहाँ पे पहले इंसुलिन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे इसमें सी चेन को हटा देंगे। इसको सी चेन को रिमूव कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब जो बचेगा 2 चेन बचती हैं। कौन कौन से बचेंगे, एक तो ए चेन बचा और सेकंड वाला हमारे पास होगा बी चेन। तो ए बी को जोड़ दिया जाएगा बाय मीन्स ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से जोड़ दिया जाएगा। नाउ इट इज कॉल्ड द इंसुलिन या ह्यूमन इंसुलिन, दिस इज कॉल्ड द ह्यूमन इंसुलिन। सी चेन को हटा के, मतलब ये देखा गया सी चेन का कोई काम नहीं होता है, कोई रोल नहीं होता है। ओनली इंसुलिन में जो प्रेजेंट होते हैं दे हैव द 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ए बी और सी। लेकिन सी कैसा है, यहाँ पे सी का कोई वर्क नहीं है, फालतू का है। इस फालतू को हटा दो तो जिससे कि डीएनए का साइज थोड़ा छोटा कर सकें, स्मॉल कर सकें। तो सी चेन को हटा दिया गया, केवल 2 चेन बचते हैं, ए चेन एंड बी चेन। अब साइज थोड़ा छोटा हो गया, रिड्यूस हो गया। लेकिन अब ये 2 चेन वाले जीन्स भी ए और बी अब भी फिट नहीं हो पा रहा है इनसाइड द बैक्टीरिया। तो क्या करना होगा, तो इसके लिए ये क्या किया है कि ए चेन्स को एक बैक्टीरिया में डालो और बी चेन को दूसरे बैक्टीरिया में डालो। तो 2 अलग अलग बैक्टीरिया बनाओ, एक बैक्टीरिया ए चेन बनाएगा, दूसरा बैक्टीरिया बी चेन बनाएगा। बाद में उनको जोड़ देंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड से, हमारा इंसुलिन तैयार हो जाएगा। तो ये जो कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी, अमेरिका बेस्ड कंपनी थी इली लिली, उसने सबसे पहले ये कर दिखाया इन 1983। तो क्या हुआ, ये हुआ कि उन्होंने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया, किसको, ह्यूमन इंसुलिन को। डीएनए सीक्वेंस फॉर द ए चेन वाले डीएनए सीक्वेंस को लिया गया, दूसरा बी चेन वाले डीएनए सीक्वेंस को लिया गया। इसको रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया गया, इसका भी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड तैयार किया गया। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर दिया गया इनसाइड ई कोलाई, यहाँ पे ई कोलाई। अब पॉइंट मजे वाली बात यह है, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ई कोलाई दिखा रहा हूँ, तो ये वाला ई कोलाई अलग है, ये वाला, और ये ई कोलाई अलग है। दोनों अलग अलग बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया गया ए चेन। तो मतलब ये ई कोलाई वो है जो ए चेन बना रहा है, ये वाला वो ई कोलाई है जो बी चेन बना रहा है। पॉइंट समझ में आया। तो एक ने ए चेन बनाया, दूसरे ने बी चेन बनाया, और दोनों को जोड़ दिया गया विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से दोनों को जोड़ दिया गया, और रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट होगा दैट इज कॉल्ड ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन। तो हमने देखा कि ह्यूमन इंसुलिन को किस तरह से डिजाइन किया गया। सबसे पहले एक दो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया तैयार किए गए, एक नहीं 2। तो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया 1 वो था जो ए चेन बनाएगा, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया 2 वो था जो कि हमारे बी चेन बनाएगा, और दोनों को लास्ट में डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से जोड़ दिया गया। नाउ दिस ह्यूमन इंसुलिन, नाउ दिस इज कॉल्ड द ह्यूमन इंसुलिन। तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इन केस ऑफ द जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी में क्या किया गया, जीन थेरेपी केस में एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी। तो एक जेनेटिक प्रॉब्लम थी, जेनेटिक इशू था कि किस बहुत सारे पर्सनों में ह्यूमस में देखा गया वहाँ पे एक एंजाइम नहीं बनना है, एंजाइम की डिफिशियंसी थी, और उस एंजाइम का नाम था एडिनोसिन डीएमिनेज। एडी एंजाइम जो था, ये एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम थी कि ब्लैक यूरिन डिजीज, मेटाबॉलिज्म एरर हो रही थी, या
इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म, इसी को बोला जाता है। तो ऐसी दिक्कतें ब्लैक यूरिन डिजीज, तो पर्सन का जो यूरिन है वो ब्लैक कलर का आ रहा है ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीडेशन, लैक ऑफ एंजाइम्स। अब ये प्रॉब्लम थी, तो इस एंजाइम को कोड करने वाले जीन में म्यूटेशन था, ये एंजाइम नहीं बन पा रहा था। और इस एंजाइम का काम होता है फॉर इम्यून सिस्टम फंक्शंस। अगर एडीए एंजाइम्स होगा तो ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर से काम करेगा, अच्छे से काम कर रहा है। अगर इस एंजाइम को रिप्लेसमेंट कर दिया जाए किसी थेरेपी के थ्रू तो ये प्रॉब्लम परमानेंट क्योर हो सकती है। तो इन्होंने क्या किया है, एंजाइम डीएनए एडेनोसिन डीएमिनेज को कोड करने वाले एंजाइम्स को एंजाइम डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाए पर्सन के अंदर तो कुछ टाइम के लिए सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर हमारे पास में एडीए एंजाइम्स हैं तो अगर उसका इंजेक्शन लगा दिया जाए पर्सन को, पर्सन के लिए कुछ टाइम के लिए सही हो जाएगा इम्यून सिस्टम, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं, उसको रेगुलर लगवाने पड़ेंगे इंजेक्शन। तो व्हाट इज द परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिजीज? तो इस डिजीज के लिए जो परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। व्हाट इज द केस ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन? तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के केस में बोला जाता है इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये तभी पॉसिबल है इन केस ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब क्यों? एम्ब्रियोनिक स्टेज में नंबर ऑफ सेल्स कम है और जब भी सेल्स डिवाइड करेंगे माइटोसिस से और नए सेल्स में वो डिफिशियंसी ना हो, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हम इसको क्योर कर लेते हैं तो परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है। तो साइंटिस्ट ने एप्लीकेशन करके देखा, जीन्स को ट्रांसफर करके देखा, उन्होंने एम्ब्रियोनिक स्टेज में बोन मैरो को ट्रांसप्लांटेशन किया और एक नया जीन ट्रांसफर कर दिया एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो उस पर्सन में देखा गया कि अब एक परमानेंट सॉल्यूशन मिल चुका है। क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन। अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो परमानेंट सॉल्यूशन हो पाया किसकी वजह से? बायोटेक की वजह से। तो एडिनोसिन तो अब उसका इम्यून सिस्टम वीक नहीं होगा, अच्छे से काम करेगा, ठीक है, इस जीन थेरेपी की वजह से। चलिए, तो क्या किया गया यहाँ पे? तो इस जीन एडिनोसिन डीएमिनेज की इस थेरेपी में जो एंजाइम्स की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व आउट करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया? तो लिम्फोसाइट्स होती हैं, लिम्फोसाइट मतलब बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो इनके केस में चेंज किया गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना गया, सी डीएनए, उसको ट्रांसफर कर दिया इन द लिम्फोसाइटिक पेशेंट्स, तो विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस। तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ट्रांसफर इनटू द सेल्स, बी सेल्स के अंदर ट्रांसफर करना है, ठीक है। और रेट्रोवायरस हेल्प करेगा जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में, ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। जिससे क्या बनेगा? रिकॉम्बिनेंट लिम्फोसाइट बनेंगे। क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट। अब ये रिकॉम्बिनेंट लिम्फोसाइट जो हैं, बी सेल्स हैं, ठीक है, ट्रांसफर इनटू द पेशेंट में ट्रांसफर कर देंगे और उस केस में परमानेंट क्योर हो जाएगा। क्या होगा? परमानेंट क्योर हो जाएगा, परमानेंट क्योर, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बार बार इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं है, बार बार एंजाइम बॉडी में डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ऑलरेडी बॉडी खुद से ही अपना एंजाइम बनाएगी, जो उसकी कमी थी उसको सही किया गया, परमानेंट सॉल्यूशन, ठीक है। फैक्ट्री को रीस्टार्ट कर दिया गया है। भाई फैक्ट्री में क्या था? एडीए वाला जीन्स खराब हो चुका था और एडीए वाले जीन्स को नए से ट्रांसफर कर दिया गया। दैट इज कॉल्ड परमानेंट क्योर। इसको क्या बोलेंगे? परमानेंट क्योर हो चुका है। कैसा? परमानेंट क्योर, तो परमानेंट सॉल्यूशन हो गया। चलिए, तो अगला पार्ट आता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। किसका? ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो बायोटेक का एक एप्लीकेशन होता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो 95% ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। कौन है? माइस यूज किए जाते हैं ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स टू स्टडी द जीन रेगुलेशन। तो अगर हमको जीन रेगुलेशन करना है उस केस में हम यूज करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। जीन कैसे कंट्रोल करता है, कैसे रेगुलेट करता है। टू स्टडी अबाउट इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, तो उसके लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल चाहिए। ट्रांसजेनिक मॉडल्स टू स्टडी द कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटोइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर।
ये कोई डिफरेंट टाइप के डिजीज है, जैसे मैं नाम लिया कैंसर, तो कैंसर फॉर स्टडी ऑफ द कैंसर वी नीड द ट्रांसजेनिक मॉडल्स। ठीक है, दी ट्रांसजेनिक मॉडल्स आर एनिमल्स, मस्ट बी एनिमल्स। कोई प्लांट नहीं चलेगा, कोई बैक्टीरिया नहीं चलेगा, ट्रांसजेनिक मॉडल्स मस्ट बी एनिमल्स। टू स्टडी द कैंसर, टू स्टडी द सिस्टिक फाइब्रोसिस, टू स्टडी द रूमेटॉइड आर्टिस। रूमेटॉइड आर्टिस वो डिजीज होती है जिसमें बोन्स में प्रॉब्लम होती है, बोन टूटती हैं। ठीक है, एल्जाइमर, एल्जाइमर वो प्रॉब्लम है जो ब्रेन से रिलेटेड होती है, पागलपन से रिलेटेड। ठीक है, दौड़ा पड़ना, ये होना, वो सब क्या एल्जाइमर का केस होते हैं। ठीक है, तो इसको भी बायोटेक की हेल्प से सॉल्व किया गया। तो कितने अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्टिस, एल्जाइमर्स, किसकी वजह से हैं? ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाएंगे तो वहाँ से हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा इन डिजीज का। एक तो 1997 में एक बनाया गया रोजी काव, क्या था? रोजी काव। दिस रोजी काव फ्रॉम द ह्यूमन प्रोटीन मिल्क, मतलब उस प्रोटीन को, उसको कोड करने वाले जीन्स को उस रोजी काव के अंदर ट्रांसफर किया गया। नाउ दिस काव फ्रॉम द ह्यूमन प्रोटीन्स, क्या बनाएगा? ह्यूमन प्रोटीन बनाएगा। और ये ह्यूमन प्रोटीन वो प्रोटीन होगा जो कि नॉर्मली लोग मतलब बिल्कुल ह्यूमन प्रोटीन्स, मतलब मिल्क ऑफ दिस काव दैट आर 99% सिमिलर टू द ह्यूमन प्रोटीन, ह्यूमन मिल्क। ठीक है, तो कई बार ऐसा न्यू बॉर्न बेबी को फीड कराना है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो रोजी काव को मिल्क का हम फीड करेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल उसकी सिमिलरिटी बिल्कुल एक तरह से मदर के मिल्क की जैसी है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स इन केस ऑफ बायोटेक, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, एंटीट्रिप्सिन फॉर द एम्फीसीमा। एम्फीसीमा एक जो प्रॉब्लम है, डिजीज है, अगर उसको एंटीट्रिप्सिन का इंजेक्शन दे दिया जाए वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दिस एंटीट्रिप्सिन इज फॉर्म बाय द बायोटेक्नोलॉजी बाय transferring the gene into the animals and from the transgenic animals they after isolate the antitrypsins, so that called the emphysema. Next PKU, PKU phenylketonuria, black urine disease, they also can be treated by with the help of biotech. वैक्सीन प्रोडक्शंस, तो डिफरेंट टाइप के वैक्सीन का प्रोडक्शन भी बायोटेक की हेल्प से हो रहा है आज के टाइम में। ठीक है, तो दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर फॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे हम बात किए वैक्सीन प्रोडक्शन, एंटीट्रिप्सिन प्रोडक्शंस, ठीक है, पीक्यू के लिए एंजाइम प्रोडक्शंस, ह्यूमन प्रोटीन प्रोडक्शंस। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स और प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर diagnosis. What is the molecular diagnosis method? One of them that is the PCR or one of them RT-PCR. तो PCR help to identify, to make the quantity, क्या कहते हैं? Quantity. तो PCR help to increase the quantity of the DNA. हमें कंफर्म नहीं है कि DNA इन्फेक्शन है भी नहीं, थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है, तो अगर PCR लगाएंगे तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा इन्फेक्शन का, तो इसको हमें क्वांटिटी को इंक्रीज करता है PCR। ठीक है, और इसका मेन फंक्शन होता है, टारगेट होता है DNA से DNA का फॉर्म करना, DNA से DNA बनाना। डिटेल में आगे देखेंगे, अभी इसमें जाकर मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक है, PCR है, और ये डिफरेंट टाइप के, जैसे कोविड-19 में क्या था? कोविड-19, ड्यूरिंग कोविड-19 इस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, PCR का यूज किया गया, और इससे डिटेक्ट कर रहे थे कि पर्सन को इन्फेक्शन है या नहीं है, तो दिस इज द PCR। एलाइजा टेक्निक है, ये डिटेक्शन के लिए होते हैं, HIV के लिए, HIV डिटेक्शन के लिए। थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो डिफरेंट टाइप के एलाइजा होते हैं, कुछ एंटीजन बेस होते हैं, कुछ एंटीबॉडी बेस होते हैं, कुछ एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं, कुछ एलाइजा होते हैं जो एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं, तो दे आर कॉल्ड एलाइजा फॉर डिटेक्शन ऑफ HIV। जेल एट्रोफोसिस, तो ये सेपरेट करती है, सेपरेट करेंगे यहाँ से DNA को ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट, साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट।
तो साइज और मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे सेपरेट किया जाएगा डीएनए को विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी क्या है, एक तरह का जो है एक्सरे, ठीक है, यहाँ पे क्या है यूवी रे, सॉरी दैट इज द सॉरी यूवी रे नॉट द एक्सरे, यूवी रेस। तो यहाँ पे है यूवी रेस होते हैं। और जब हम डीएनए को सेपरेट करते हैं, डीएनए सेपरेट हो चुका है विद हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और डीएनए को ट्रीट किया जाता है एटीबीआर से। एक डाई होती है टाइप की, डीएनए डाई बोला जाता है, इथिलियम ब्रोमाइड। अब इस डीएनए को जो इसके पास में डाई लगा हुआ उसको अगर ऑटो रेडियोग्राफी इंस्ट्रूमेंट में रखेंगे तो ये क्या करेगा, ये विजिबिलिटी करेगा, विजिबल हो जाएगा, विजिबल द डीएनए हमें दिखाई देगा। और इस डीएनए का कलर जो होता है वो कैसा होगा, ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। कैसा होगा, ऑरेंज कलर होगा डीएनए का। ऑरेंज कलर के इस तरह से बैंड दिखाई दे जाएंगे, हम कहेंगे दिस द आवर डीएनए। तो ये क्या विजिबिलिटी के लिए होती है ऑटो रेडियोग्राफी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या था, सेपरेशन के लिए, डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करना था। तो ये कुछ मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं। इसके अलावा बायोटेक के कुछ एथिकल इशू हैं। तो हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जीएमओ क्रॉप्स तो बना लिए, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म बना तो लिए हैं, चेंज करके जीन मैनिपुलेशन करके बना तो लिए हैं। क्या सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करेगी, क्या नहीं करेगी, उन सब मेजर इशू को मिला के बोला जाता है एथिकल इशू। भाई कल को प्राइम मिनिस्टर है, एक एथिकल इशू, एक मतलब जीएमओ बेबी बना दे, बनवा ले, पैसा है उसके पास, तो पैसे वाले लोग ही जिएंगे दुनिया में। तो करना क्या है, अगर जीएमओ क्रॉप्स हैं, जीएमओ ऑर्गेनिक ट्रांसजेनिक एनिमल बनने हैं, तो कल को फ्यूचर में ट्रांसजेनिक ह्यूमंस आएंगे, और ट्रांसजेनिक ह्यूमंस के पास में कैपेबिलिटी होगी कि दे आर मोर एडवांस। तो अगर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म आने लगे, ह्यूमंस आने लगे, तो इसके रिजल्ट क्या होंगे, अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट होंगे, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, एस टाइप के रिजल्ट होंगे। और जब ये इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे तो इनका पंगा लेने वाला कोई नहीं होगा, बहुत ज़्यादा एडवांस होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, जीन मैनिपुलेशन किया जाता है इनसाइड लिविंग बींग्स फॉर द रेगुलेट। और रेगुलेट के मोरल और बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। मोरल सिग्निफिकेंस का मतलब है कि ऐसा ना हो कहीं सोसाइटी उस पर ऑब्जेक्शन क्रिएट करे, या बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जो नाम है तो फायदा है, वरना एथिकल इशू राइज हो जाएंगे। तो इसलिए कोई भी जब भी जेनेटिक ऑर्गेन हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम एक कमेटी होती है जिसको बोलते हैं GEAC, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जेनेटिकली इंजीनियर अप्रूवल कमेटी। यहाँ से हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा, कि हम इस ऑर्गेनिज्म पे काम करना चाहते हैं, हमारा ये टारगेट है, हम यहाँ पे जीन मैनिपुलेशन करना चाहते हैं। अगर यहाँ से अप्रूवल सर्टिफिकेट आएगा तभी आप काम करोगे, वरना इलीगल घोषित करके जेल में डाल दिए जाओगे, ठीक है। तो ये एथिकल इशू है भाई, वरना तो कोई भी कुछ भी बना लेगा, ठीक है। तो अगर जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म बनाएंगे तो पब्लिक के लिए बना रहे हैं हम, इसके लिए पब्लिक के लिए, अपने लिए पर्सनली बना रहे हैं, हर किसी का इसमें बेनिफिट होगा, तभी जाके किसी को वहाँ से अप्रूवल मिलेगा, वरना अपना ही फायदा देखोगे, दुनिया का नहीं देखोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इस कमेटी में जाएं और अप्लाई करें, वहाँ से अपना इससे अप्रूवल लें पहले, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। आगे देखेंगे बायोपायरेसी। बायोपायरेसी का मतलब क्या है, तो बहुत सारी कंपनी होती हैं, MNC कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी। दीज मल्टीनेशनल कंपनी क्या करेंगे, ये विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन ऑफ कंट्री एंड कंसर्न पीपल विदाउट पेमेंट। मतलब अगर कोई कंपनी है किसी बायो रिसोर्स का यूज कर रही है, ठीक है, तो बायो रिसोर्स का यूज कर सकती है, लेकिन पहले क्या है, ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कंट्री से, उससे रिलेटेड जुड़े हुए लोगों से, बिना पेमेंट के पॉसिबल नहीं है, पैसा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा, विदाउट पेमेंट नहीं, ठीक है। पेमेंट भी चाहिए और ऑथराइजेशन भी चाहिए, वरना बायोपायरेसी क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे इलीगल लग जाएगा, इलीगल बोला जाएगा आपको वर्क को। कैसे, तो इंडिया में कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ रिगार्डिंग पेटेंट एंड बायोपायरेसी। क्या कंट्रोवर्सी थी, जैसे इंडिया का है एक फूड है वनस्पति राइस,
बासमती राइस जो होता है, देयर आर 2000 2 लाख वेराइटी इन इंडिया। 2 लाख लगभग 2 लाख वेराइटी है इंडिया में बासमती राइस की, लेकिन 27 वेराइटी ओनली डॉक्यूमेंटेड। डॉक्यूमेंट में कितना है? 27 वेराइटी है। तो 1997 में अमेरिकन कंपनी आई और उसने गॉट द पेटेंट ऑफ बासमती राइस। तो उसने बासमती राइस पे पेटेंट ले लिया कि ये अपनी प्रॉपर्टी है, उन्होंने अपना बता दिया। जो कि ओरिजिन सेंटर ऑफ बासमती राइस फ्रॉम द इंडिया, बस अमेरिका वाले बोल रहे हैं कि ये अपना बासमती राइस है, पेटेंट ले लिया और दुनिया को हम देंगे और हम इससे पैसा लेंगे। तो ऐसी चीज़ को कोई दूसरे की चीज़ को चुरा ना ले, इसको बोलते हैं बायोपायरेसी। ठीक है। और क्या इशू हुआ यहाँ पे? तो उन्होंने पेटेंट करा लिया यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से। यूएस के पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस से वहाँ से पेटेंट करा लिया। तो इंडिया वालों को पता चला अपना बासमती राइस तो उन्होंने चुरा लिया, ये तो अपना था, ये अपना बता रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से बायोपायरेसी क्रिएट हो जाती है। ठीक है। सेम केस उन्होंने यूज किया टर्मेरिक के साथ, सेम केस यूज किया नीम के साथ। नीम भी क्या इंडियन था, ये भी क्या था, इंडियन था। वो कॉपीराइट कराने लगे, अपना पेटेंट कराने लगे। तो ये मेजर इशू बनने लगा उस टाइम का ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज। तो जब भी हम ये काम करें तो बायोपायरेसी का ध्यान रखना है, किसी ऐसा ना हो किसी का वो बायो प्रोडक्ट हो, उससे परमिशन लिए बगैर ही आप ये काम करने लग जाए। अगर ऐसा करोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड बायोपायरेसी। ठीक है। तो हमने डिफरेंट टाइप के इथिकल इशू देखे, बायोपायरेसी देखा, जो कि हमने सीखा क्या क्या इथिकल इशू हो सकते हैं बायोटेक की स्टडी के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन ख़त्म हो जाते हैं बायोटेक के। आगे हम बात करेंगे टूल टेक्निक्स की बात करेंगे, एक एक चीज़ को डिटेल में समझेंगे। तो अभी आपको किसी को डाउट होगा तो मुझे कमेंट करना। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर करना, अपने फ्रेंड्स में और सर्कल्स में रेफर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय फॉर नाउ।